नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज स्ट्रीट पर। मैं हूं आपके साथ अनुराग सिंह। कार्यक्रम में बात छत्तीसगढ़ की, जहां मरवाही में उपचुनाव का दंगल अब दिलचस्प मोड़ पर आ गया है। दरअसल मरवाही जोगी परिवार का गढ़ है, लेकिन इस बार अमित जोगी के पास अब उनकी पत्नी ऋचा जोगी भी जाति के विवाद में उलझ गई हैं। इस बीच मंगलवार को रेणु जोगी दिल्ली पहुंची। बताया गया कि दिल्ली में वे अजीत जोगी की आत्मकथा सोनिया गांधी को सौंपेंगी। बस सारी अटकलों को हवा यहीं से मिलना शुरू हुई। मरवाही उपचुनाव की आपाधापी के बीच रेणु जोगी के दिल्ली दौरे के मायने निकाले जाने लगे, क्योंकि ये जग जाहिर है कि इस बार मरवाही में जोगी परिवार की प्रतिष्ठा तो दांव पर है ही, अजीत जोगी की विरासत भी खतरे में है। आज चर्चा इसी पर कि रेणु जोगी के दिल्ली दौरे का मरवाही उपचुनाव से क्या कोई कनेक्शन है। मरवाही में जोगी परिवार इमोशनल कार्ड खेल रहा है क्या? मरवाही में जोगी परिवार की विरासत खतरे में है। जाति के जरिए मरवाही में जोगी परिवार को घेरने की क्या योजना बनाई जा रही है, इन तमाम सवालों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन पूरे मामले को समझाने के लिए एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मरवाही उपचुनाव के नतीजों से बेशक छत्तीसगढ़ में सरकार की सेहत पर कोई असर ना पड़े, लेकिन फिर भी मरवाही की जंग न सिर्फ दिलचस्प होती जा रही है, बल्कि यह कांग्रेस के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न तो जोगी परिवार के लिए अजीत जोगी की विरासत को बचाने का आखिरी मौका बनता दिख रहा है। इस बीच रेणु जोगी के दिल्ली जाने से कई तरह की अटकलों को हवा मिलनी भी शुरू हो गई। दरअसल अजीत जोगी की आत्मकथा के विमोचन के सिलसिले में रेणु जोगी दिल्ली पहुंची। खबर ये भी थी कि इसकी एक कॉपी रेणु जोगी सोनिया गांधी को सौंपेंगी। हालांकि इस मुलाकात को मरवाही उपचुनाव से भी जोड़कर देखा जाने लगा, लेकिन फिलहाल शायद रेणु जोगी और सोनिया गांधी की मुलाकात की बात बन नहीं पाई। ये मतलब एक सम्मान पूर्वक स्वयं देने के इच्छुक थे। मुझे बोलते भी थे कि मैं पहली प्रति उनको दूंगा। अब वो नहीं रहे, ये तो एक दुखद संयोग है, तो कम से कम वो इच्छा भी मैं उनकी पूरी कर दूं। तो यही सोचकर अब किताब आई है, तो उनके जो पीए हैं मिस्टर श्री माधवन जी, उनसे समय लेकर कोशिश करूंगी कि उन तक पहुंचे। दरअसल मरवाही जोगी परिवार का गढ़ माना जाता है, लेकिन इस समय जोगी परिवार जाति के पेच में फंसा हुआ है। चूंकि मरवाही आदिवासियों के लिए रिजर्व सीट है, ऐसे में लोगों की नजरें इस बात पर है कि क्या मरवाही में अब जोगी परिवार की विरासत खतरे में है। हालांकि अमित जोगी मरवाही से पर्चा भरने का ऐलान कर चुके हैं। उधर बीजेपी कांग्रेस उम्मीदवार भी पर्चा भरने वाले हैं। हालांकि सवाल अब भी वही है कि क्या जाति के मामले में उलझे अमित जोगी मरवाही से चुनाव लड़ पाएंगे। इस मामले में बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस मरवाही में घबराई हुई है और यही वजह है कि वो तरह तरह के षड्यंत्र रच रही है। देखिए, कांग्रेस पार्टी डरी हुई है, घबराई हुई है, और कांग्रेस डरी हुई और घबराई हुई होने के कारण वो सभी प्रकार के हथकंडे अपना रही है। और मुझे लगता है कि कांग्रेस के ये हथकंडे काम नहीं आएंगे और कांग्रेस मरवाही से चुनाव हारेगी। उधर पिछले चुनाव में मरवाही में नंबर 3 पर रहने वाली कांग्रेस मरवाही को अपना गढ़ बताते हुए जीत के दावे कर रही है। मरवाही पहले से ही कांग्रेस का गढ़ रहा है और मरवाही चुनाव हम लोग जीतेंगे। दूसरे पार्टी से कौन लड़ता है या नहीं लड़ता है वो अलग बात है, लेकिन हमारी पार्टी जो लड़ रहे हैं प्रत्याशी, वो बहुत अच्छे प्रत्याशी हैं और उनकी जीत सुनिश्चित है। 2001 से जितने भी चुनाव मरवाही में हुए, सभी में जोगी परिवार ने ही जीत का झंडा गाड़ा। लेकिन इस बार जोगी परिवार के जाति के पेच में उलझने के बाद ये सवाल उठने लगे हैं कि क्या अब अजीत जोगी की विरासत पर पूर्ण विराम लग जाएगा या फिर जोगी परिवार उनकी विरासत को आगे बढ़ाने में कामयाब होगा। क्योंकि जाति मामले में फंसे जोगी परिवार के किसी भी सदस्य के मरवाही से चुनाव लड़ने में पेच फंस सकता है। 15 अक्टूबर को जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी नामांकन करने जा रहे हैं। हालांकि अभी भी जाति का मामला अटका हुआ है। अगर जाति प्रमाण पत्र कैंसिल होता है तो केवल हाई कोर्ट से ही उन्हें रिलीफ मिल सकता है। इस बीच बड़ा इमोशनल कार्ड खेलने की तैयारी है। अजीत जोगी के द्वारा जो पुस्तक लिखी गई है, उस पुस्तक को मरवाही के घर घर में बंटवाने की तैयारी फिलहाल जोगी परिवार कर रहा है। कुल मिलाकर मरवाही चुनाव इस बार इमोशनल कार्ड के जरिए जनता कांग्रेस जीतना चाहती है। न्यूज स्टेट के लिए वीडियो जर्नलिस्ट पांडे के साथ रायपुर से आदित्य नामदेव। मरवाही के उपचुनाव के लिए इक्वेशन बहुत दिलचस्प बनती हुई नजर आ रही है। अगर जोगी परिवार की ओर से कैंडिडेट होता है तो इसे त्रिकोणीय मुकाबला माना जा रहा है।
कहा यह भी जा रहा है कि अगर जोगी परिवार की ओर से कैंडिडेट नहीं उतरता है तो फिर लड़ाई हो सकता है कांग्रेस और बीजेपी के बीच में रहे, और भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस के लिए इस बार की लड़ाई उतनी ज़्यादा आसान नहीं रहेगी, आपसी भी। एक आंकड़ा ये भी कहता है कि जो सत्तासीन पार्टी होती है उपचुनाव में छत्तीसगढ़ में जीत उसे ही ज़्यादातर मिली है। ऐसे में कुल मिलाकर क्या स्थिति रहती है उसे समझने की कोशिश करते हैं, खासतौर पर JCCJ के लिए। कई मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। रमेश वर्लियानी साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं जो कि कांग्रेस का पक्ष रखेंगे, रजनीश सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी के MLA हैं, और राहिल रौफी साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं जो कि वरिष्ठ नेता हैं JCCJ के। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। राहिल साहब, शुरुआत आप ही से कर लेते हैं। JCCJ के लिए स्थिति क्या है सर, आप अगर बेहतर तरीके से समझा पाएं, क्योंकि जाति का भी पेंच उलझता हुआ नजर आ रहा है, दूसरी तरफ इमोशनल कार्ड भी खेला जा रहा है। दिल्ली के भी दौरे पर रेणु जोगी थी, लेकिन वहां पर सोनिया गांधी से मुलाकात नहीं हो पाई, और वो क्या वाकई में मुलाकात प्रस्तावित थी? देखिए, माननीय अजीत जोगी जी अपनी जीवनी पर जो किताब लिख रहे थे वो अपने रहते हुए पूरा लिख रहे थे, और दुर्भाग्य से जब किताब समाप्ति हुई तब उनका देहांत हुआ, और इसके बाद किताब तो लगभग कंप्लीट हो चुकी थी, प्रकाशन बस बचा था। तो ये माननीय रेणु जोगी जी सोनिया गांधी जी के हाथों से विमोचन कराना चाह रही थी, क्योंकि सबसे ज़्यादा समय माननीय अजीत जोगी जी का उस कांग्रेस में भी रहा है। और इसके बाद माननीय अजीत जोगी जी ने अपनी क्षेत्रीय पार्टी बनाई छत्तीसगढ़ के हितों को देखते हुए। आज छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस आज छत्तीसगढ़ की क्षेत्रीय पार्टी एक बनी हुई है, और मरवाही जो अभी चुनाव हमारे पास अभी इतना बड़ा अभी दंगल जो दिख रहा है, छत्तीसगढ़ का चुनावी दंगल हो गया है, ये माननीय अजीत जोगी जी के स्वर्गवास के बाद हुआ है। और ये मरवाही जो विधानसभा है, ये माननीय जोगी जी और जोगी जी के परिवार का करीब 20 सालों से वहाँ की जनता उन्हें चुनते आ रही है, उनको, उनके परिवार के सदस्यों को। और अभी फिर इस बार जो चुनाव होने वाला है, इसमें भी मरवाही की जनता कांग्रेस और भाजपा को नकार कर जनता कांग्रेस के निशान हल चलाता किसान पर मोहर लगाकर इनके परिवार के नजर आ रहा है। वो JCCJ के लिए जाति का पेंच है, जिस पेंच की बात अजीत जोगी बार बार करते रहे कि राम मंदिर से ज्यादा बड़ा मुद्दा कोई अगर कोर्ट में चला तो वो मेरी जाति का मुद्दा है। एक बार फिर से वो JCCJ पर भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि अगर जाति का झंड बाहर निकला, अगर सर्टिफिकेट जमा करना हुआ अमित जोगी को, तो वो प्रत्याशी कैसे बन पाएंगे? और कहा जा रहा है कि अगर जोगी परिवार से कोई कैंडिडेट नहीं होता है तो फिर बहुत मुश्किलें हो जाएंगी JCCJ के लिए चुनाव में। देखिए, चुनाव लोकतंत्र का एक हिस्सा है। इस चुनाव को निष्पक्ष तरीके से सभी पार्टियों को लड़ना चाहिए जी। चुनाव आयोग बैठा हुआ है और यहाँ के न्यायालय भी बैठी हुई है। आज अगर सत्ता पक्ष के द्वारा अगर किसी भी तरह से ये रोड़ा अटकाया जा रहा है कि अमित जोगी जी या ऋचा जोगी जी चुनाव न लड़ सके, इसके लिए अगर जाति प्रमाण पत्र को अगर निरस्त करते हैं तो चुनाव आयोग खुला हुआ है। यहाँ छत्तीसगढ़ में राज्यपाल महोदय बैठी हुई हैं, और इनके ऊपर में सुप्रीम कोर्ट है, माननीय अमित जोगी जी ने। नहीं, आपके पास इतना वक्त है क्या सर? दायर किए हैं कि 15 तारीख को आपने नॉमिनेशन फाइल किया, और चूंकि वहां पर कलेक्टर को आपकी जाति को लेकर सर्टिफिकेट देने का अधिकार या उसे जांचने का अधिकार है, और अगर उन्होंने 16 तारीख को निरस्त कर दिया, फिर आप बताइए कि आप क्या कोर्ट के दरवाजे पहुंच पाएंगे? और अगर कोर्ट के दरवाजे पहुंचे भी तो क्या आप चुनाव लड़ पाएंगे? देखिए, हाई कोर्ट में भी ऋचा जोगी जी की याचिका लगी हुई है। माननीय अमित जोगी जी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है, और न्यायालय बिल्कुल हमारी बातों को सुनेगा और कहीं भी अहित होने नहीं देगा। न्यायालय पर हमें पूरा भरोसा है। और मैं बता कहीं बस देर ना हो जाए वो न्याय मिलने में, आपको आपके मुताबिक जो आपके लिए न्याय है उसमें कहीं देर ना हो जाए। सवाल दरअसल यही था। ठीक है, राहिल साहब एक बार फिर आपके पास आएंगे। राहिल साहब एक बार फिर आपसे बातचीत करेंगे JCCJ को लेकर। बीजेपी कांग्रेस का भी रुख करें उससे पहले शिव अनुराग पटेरिया जी, मरवाही का उपचुनाव जो है वो बहुत दिलचस्प है, क्योंकि आज रेणु जोगी दिल्ली के दौरे पर थी। कहा जा रहा था हो सकता है सोनिया गांधी से मुलाकात हो। ये मुलाकात के मायने क्यों है? दरअसल उन्होंने कुछ दिन पहले राज्यपाल से मुलाकात के बाद एक इमोशनल भावनात्मक अपील की थी कि जैसे दूसरी सीटों पर देखने को मिला, एक इमोशनल कार्ड खेलते हुए उन्होंने बताया कि वहाँ पर किसी और को स्टैंड बाय दे दिया गया, क्यों ना उनकी बहू को जो है वहाँ पर वॉक ओवर दे दिया जाए, कोई दूसरा उम्मीदवार खड़ा ना करे। अमेठी का उन्होंने जिक्र किया, दूसरी सीटों का जिक्र किया। क्या बातचीत
कांग्रेस आला कमान से इस मुद्दे पर होनी थी, इसको लेकर उनकी मुलाकात होनी थी, या इसके दूसरे मायने थे? क्योंकि अगर ऐसे क्रूशियल मौके पर वे दिल्ली का दौरा करेंगी, मायने इसके राजनीतिक बहुत सारे निकलेंगे। देखिए, निश्चित तौर पर इसके मायने निकलना चाहिए। अगर अजीत जोगी जी को छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री बनाने वाला कोई अगर व्यक्ति था तो वो सोनिया गांधी थी। टॉप पॉलिटिकल सर्कल से जब 2000 में सारा मामला चल रहा था, जिसमें शुक्ला बंधुओं के फार्म हाउस पर दिग्विजय सिंह के साथ बदसलूकी भी हुई थी, उसमें चीजें बड़ी साफ हो गई थी। श्रीमती गांधी ने यानी सोनिया गांधी ने दिग्विजय सिंह जी कहा था कि अजीत जोगी को मुख्यमंत्री बनवाना है, इसलिए उन्होंने बनवाया था। ये ऑन द रिकॉर्ड भी दिग्विजय सिंह जी ने कहा था। मुझे लगता है श्रीमती जोगी को ये भरोसा होगा कि वो अगर सोनिया गांधी से बात करेंगी तो कोई रास्ता निकलेगा, और निश्चित तौर पर इमोशनल अपील से कई बार रास्ता निकलता है, और कई बार ये रास्ते बहुत आगे भी जाते हैं। हो सकता है कि कल कांग्रेस और अजीत जोगी की जो पार्टी है छत्तीसगढ़ कांग्रेस, उसका आपस में मर्जर भी हो जाए। तो मुझे लगता है राजनीति संभावनाओं का खेल है, और जिस तरह से पॉलिटिकल सीन हिंदुस्तान में लगातार बदल रहा है, उसमें किसी संभावना से आप इनकार नहीं कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन रमेश वरल्यानी साहब, जहां एक तरफ कांग्रेस मरवाही सीट को लेकर मिशन 70 का दंभ भर रही है, दूसरी तरफ आरोप आप पर ये बेहद गंभीर लग रहे हैं कि आप लोग सत्तासीन होने के नाते इसका दुरुपयोग कर रहे हैं। अमित जोगी बार बार ये कह चुके हैं कि आप लोग जादू टोने तक का इस्तेमाल कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि आप वहां पर प्रशासनिक मशीनरी से उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, कभी साड़ी बंटवा रहे हैं, कभी पैसे बंटवा रहे हैं। अनुराग जी, दरअसल क्या होता है जी कि कोई चुनाव नहीं जीतते हैं। यदि सत्ता के वजह से चुनाव जीतना होता तो रमन सिंह की 14 सीट पे नहीं पहुंचते। सत्ता में आने के लिए जनता का समर्थन चाहिए, जनमत चाहिए। तो जिस पार्टी के साथ जनता खड़ी होती है, मतदाता खड़े होते हैं, वो पार्टी जीतती है। और जो लोग इस तरह के आरोप लगाते हैं, इसका मतलब साफ जाहिर है कि उन्होंने अपनी हार स्वीकार कर ली है, और हार के से मुंह छुपाने के लिए अभी से उन्होंने आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू कर दिया है। मैं आपको बता दूं कि प्रदेश में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, व्यापारियों के लिए, आम आदमी के लिए जो काम किए हैं इन 2 सालों में, उसका असर है कि मरवाही 2 उपचुनाव हम जीते हैं, तीसरा उपचुनाव मरवाही भी जीतेंगे। और इससे सबसे बड़ा कारण ये है कि अजीत जोगी जी अपने कार्यकाल में मरवाही पेंड्रा को जिला नहीं बना सके। 15 साल में डॉक्टर रमन सिंह जी ने जिला नहीं बना सके जी। उस काम को भूपेश बघेल साहब ने करके दिखाया है, और वहां पर जो भी विकास के काम बचे हुए थे, उन विकास के कार्यों के लिए उन्होंने लगा बजट के रमेश वरल्यानी साहब, ये तो जनता तय करेगी कि विकास के हिसाब से वो तो वोट दे, या फिर ऑर्थोडॉक्स तरीके से जो अभी तक जीतते आ रहे हैं सीट जोगी परिवार के लोग, वो लोग जीत जाते हैं। लेकिन एक बहुत गंभीर आरोप आप पर लगाया जा रहा है कि आप लोग डरे हुए हैं। ये बात तो बीजेपी ने भी कही, बृजमोहन अग्रवाल को हमने सुनवाया अपने दर्शकों को, ये बात बीजेपी भी कह रही है, ये बात जेसीसी भी कह रही है। वो कह रहे हैं कि आप डरे हुए इसलिए ऑब्स्ट्रक्शन जो है वो बीच में पैदा कर रहे हैं, जोगी परिवार से कैंडिडेट ही खड़े नहीं होने देना चाह रहे हैं। अनुराग जी, मेरे को बड़ा आश्चर्य लगा जब बृजमोहन जी बोलते हैं डरे हुए हैं। अरे हम क्यों डरेंगे भाई? हमारे पास खोने के लिए क्या है? हमको तो जीतना है। हम तो 69 सीट पे आज काबिज हैं, 70 में 70 हमारे जीत के कगार पर है। हम किस बात के लिए डरेंगे? और जो जाति वाले अड़ंगेबाजी है, वो तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने खड़ी की थी। 15 साल से भारतीय जनता पार्टी ने ही जाति के मामले पर उनके जोगी जी खिलाफ कार्रवाई की। नंद कुमार साय जी ने उसमें पिटीशन दाखिल की, बीजेपी के नेताओं ने दाखिल कर दी। और आज आश्चर्य होता है वो बृजमोहन अग्रवाल जी इस तरह का आरोप लगाएं। दरअसल हुआ क्या अनुराग जी, बीच में डॉक्टर रमन सिंह की जीत के पीछे अजीत जोगी जी का भी बड़ा योगदान है। वो एज ए बी टीम के काम करते रहे रमन सिंह जी के। अंतागढ़ चुनाव में पूरे प्रदेश ने देखा है कि अंतागढ़ के उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी को बैठाने में अजीत जोगी जी और रमन सिंह एक से। ठीक है, तो इन दोनों की सांठ-गांठ है। ये दोनों पार्टियां मिलके अनर्गल प्रलाप कर रही हैं, इसमें कोई तथ्य नहीं। रजनी सिंह साहब, लेकिन आप लोग अगर कांग्रेस पार्टी के डर का जिक्र कर रहे हैं, उनके पास कम से कम एक आंकड़ा तो है कि अब तक जितने भी 13 उपचुनाव हुए हैं, सत्तासीन पार्टी जो है 11 बार जीती है। यानी कि उस वेटेज के साथ तो कांग्रेस पार्टी इस चीज का दम भर सकती है कि चलिए हम लोग इस बार उपचुनाव में जीत हासिल कर रहे हैं। लेकिन आप लोग, क्योंकि अभी तक लीग में भी नहीं आ रहे, पूरी लड़ाई जेसीसी और कांग्रेस पार्टी के बीच में बताई जा रही है। आप तीसरे तरफ से ये कह रहे हैं कि देखिए कांग्रेस पार्टी डरी हुई है। सर, आप लोग अपनी बात क्यों नहीं कर रहे हैं? अनुराग जी,
बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी अपनी बात कर रही है जी। कुछ बातें मैं मुझसे स्पष्ट करना चाहूंगा। एक तो वरल्यानी जी ने कहा कि छत्तीसगढ़ में 2000 से 2003 तक अजीत जोगी जी मुख्यमंत्री थे, वो जिला नहीं बना पाए, तो इन्होंने अपनी असफलता मान ली। कांग्रेस पार्टी उसमें थी और आज जो मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, वो सब उसमें मंत्री थे, तो इसलिए इन्होंने तो अपनी असफलता मान ली, इसको स्वीकार कर लिया प्रवक्ता के नाते। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जो कह रहे हैं जाति का मुद्दा, भारतीय जनता पार्टी ने इसको नंद कुमार साय जी ने लाया। इनको याद दिलाना चाहूंगा, रमेश वरल्यानी जी को, 1998 में दिग्विजय सिंह के 101 विधायक अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को शिकायत किए थे अजीत जोगी के नाम से, कांग्रेस के अधिकृत विधायक जीते हुए, कि ये आदिवासी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का जो नेता है चुनाव लड़ने के बाद इलेक्शन पिटीशन किए थे, और जितनी भी बार हुई है जोगी जी के मामले में इलेक्शन पिटीशन हुई है। आप हमेशा देखे होंगे इलेक्शन पिटीशन भाजपा के नेताओं के खिलाफ भी कांग्रेस करती है, यदि लगता है कि निर्वाचन आयोग और अन्य चीजों के इसमें उल्लंघन हुआ है तो इलेक्शन पिटीशन में जाते हैं। तो नंद कुमार साय जी इलेक्शन पिटीशन में गए थे, उनके जाति के मामले में नहीं गए। बाद में सुप्रीम कोर्ट के कारण एक छानबीन समिति बनी, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ लोकतंत्र की हत्या करने के लिए, दुमुही राजनीति करने के लिए ये जो बात बोल रहे हैं। 18 साल तक छत्तीसगढ़ में उनको बना के रखे, 1986 से लेकर 2000 बड़े बड़े माननीय अजीत जोगी जी रहे, तब वो असली आदिवासी। बिल्कुल ठीक है, हो सकता है कुछ तकनीकी खराबी हो, नेटवर्क में दिक्कत हो, लेकिन रजनी सिंह जी सवाल आपके पास लेकर एक बार फिर से हम लौटेंगे बहुत जल्दी से। अगर शिव अनुराग पटेल जी आप हमें समीकरण समझा पाएं, हमारे दर्शकों को समीकरण समझा पाएं, उसके बाद हम जेसीसी-जे के पास जाएंगे। समीकरण दरअसल हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर जेसीसी-जे चुनाव में है तो दोनों राजनीतिक पार्टियों के लिए किस तरह से लड़ाई होगी, क्योंकि जेसीसी-जे की तरफ से अगर जोगी परिवार से उम्मीदवार उतरता है तो सहानुभूति का भी वोट होगा, तमाम दूसरे भी समीकरण, क्योंकि जब से ये सीट है तब से इसके एग्जिस्टेंस के साथ ही यहाँ पर जेसीसी-जे का कब्जा रहा है, और अगर जोगी परिवार से वहां पर उम्मीदवार नहीं उतरता है तो फिर लड़ाई किस तरह की रहने वाली है? देखिए, दो सिचुएशन ये है कि अगर जेसीसी-जे के साथ प्रत्याशी होता है तो निश्चित तौर पर कांग्रेस के लिए काफी मुसीबत का सामना करना पड़ेगा। पिछले चुनाव में कांग्रेस तीसरे नंबर पर रही थी और मुझे लगता है कि अपना जमानत होने के थोड़े करीब खड़ी हुई थी एक दिन, और भारतीय जनता पार्टी वह नंबर 2 थे, लेकिन नंबर 2 और नंबर 1 बीच में बहुत अंतर था, लगभग 40,000 वोट का अंतर था। 30-40,000 रफ में बता रहा हूँ, लगभग 40,000 वोट का अंतर था। तो सारे दलों के बीच में बहुत अंतर था। दूसरा सबसे बड़ी बात है, जो ट्रेडिशनल वोट होता है खासतौर ग्रामीण इलाकों में, वो अचानक शिफ्ट नहीं होता है। शहरी मतदाता स्विंग करता है, बदलता है, और अगर उसके पास में ट्रेडिशनल अपना विकल्प मौजूद है तो वहां पे लगातार वो अपने पसंदीदा परिवार को वोट देता है, पार्टी को नहीं। दूसरा, अगर जोगी जी का परिवार होता है तो निश्चित तौर पर ये मान के चलिएगा कि दोनों दलों को, यानी भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के सामने बहुत बड़ी चुनौती होगी कि वो किस तरह का अपना प्रदर्शन करें। अब कौन नंबर 1 होगा, नंबर 2 होगा, 3 होगा, ये बहुत अलग बात है, और अनुपस्थिति में इसका सारा लाभ कांग्रेस को मिलेगा। अगर मान लीजिए जोगी परिवार से कोई नहीं होता है तो इसका सारा लाभ कांग्रेस को मिलेगा। इसलिए कुल मिला के जाति का मुद्दा एकदम खड़ा हो गया है। ठीक है, लेकिन राहिल साहब, क्योंकि अभी तक की तमाम बातों में अगर जेसीसी-जे का प्रत्याशी उतरता है तो आप लोग इस सीट पर एक बार फिर से एज में, प्रत्याशी नहीं उतरेगा तो उसकी एक बड़ी वजह यह है कि आप लोग जाति के फेर में फंस जाएंगे, और जाति के फेर में अगर फंसते हैं तो सारा मामला सर्टिफिकेट पर अटकेगा। सर्टिफिकेट दिखाने और अपनी जाति साबित करने में क्या दिक्कतें जोगी परिवार को आ सकती हैं? क्योंकि कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि जो काम है वो प्रशासनिक है साहब, हम क्या कर रहे हैं इसमें? देखिए, मैं आपको बता दूं, जो माननीय अमित जोगी जी को या ऋचा जोगी जी को चुनाव लड़ने से रोकने के लिए जो पूरी ताकत लगा दी गई है, वो ये जान लें सबसे पहले कि जो माननीय अजीत जोगी जी 20 साल कांग्रेस कमेटी आदिवासी विभाग के चेयरमैन रहे हैं, जिन्हें सोनिया गांधी ने आदिवासी विभाग का राष्ट्रीय अध्यक्ष जो बनाया है, जो 20 साल काम किए हैं, और उनकी जाति जब तक वो कांग्रेस में थे तो वो आदिवासी थे, जब वो कांग्रेस छोड़ के अपनी क्षेत्रीय पार्टी बना लिए तो वो आदिवासी नहीं है। तो ये तो जो यहाँ की जनता देख रही है, और अब 20 साल से लगातार जितने भी लोग खड़े हुए हैं जोगी परिवार के, उन्होंने बिल्कुल वहाँ की जनता ने उन्हें भारी मतों से जिताया है। और अभी छत्तीसगढ़ सरकार की जितने 5-5 सांसद और 50-50 विधायक जो हर गाँव
चुनावों के प्रभारी बन गए हैं, उनसे मैं यह कहना चाहूँगा कि जोगी परिवार का सदस्य वहाँ चुनाव लड़ेंगे और उनकी मरवाही की जनता उन्हें जिताएगी। और ये सभी विधायक और सांसद अपना इस्तीफा तैयार रखें और जिस दिन चुनाव परिणाम आएगा इन्हें नैतिकता के आधार पर इन्हें अपना इस्तीफा देना होगा। देखिए, न्यायालय के दरवाजे खुले हुए हैं और अभी 3 तारीख के चुनाव है, मतदान है और 15 तारीख के नामांकन हमारे यहाँ माननीय अमित जोगी न्यायालय से फौरी तौर पर राहत मिल जाएगी क्या? निर्णय भी तब तक बहुत जल्द अभी हाईकोर्ट में ऋचा जोगी ने भी रिट पिटीशन दाखिल की है, इतनी फौरी तौर पर राहत मिल जाएगी क्या आपको कि आप चुनाव भी लड़ लें, पूरी तरह से आप जीत भी जाएं? बिल्कुल, हमें पूरा विश्वास है कि हमें न्यायालय से हमें बिल्कुल न्याय मिलेगा। और वो आदिवासी हैं, है ना। जब तक कांग्रेस में थे तो ये आदिवासी कहलाते थे, जब कांग्रेस छोड़ के क्षेत्रीय पार्टी बन गई ये ठीक वैसा ही नजर आता है रमेश वर्ल्यानी साहब। जब तक ज्योतिरादित्य सिंधिया मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी में थे, वो बड़े नेता थे, उनका कद और पद कुछ और था और वो आप लोगों के लिए बहुत अच्छे थे। जैसे ही बीजेपी में गए वो सीधे आपके निशाने पर आ गए। ठीक इसी तरह से छत्तीसगढ़ में जब तक अजीत जोगी आपकी पार्टी में थे तब तक आदिवासी थे, तब तक उन्हें कोई दिक्कत नहीं थी आदिवासी कहने में। सोनिया गांधी इसी तौर पर उन्हें प्रोजेक्ट करती थी कि पहले आदिवासी नेता को, पहले आदिवासी मुख्यमंत्री को हमने छत्तीसगढ़ को दिया। लेकिन अब जब जोगी कांग्रेस बना चुके हैं वो, तो फिर आदिवासी होने में दिक्कत है। देखिए अनुराग जी, कांग्रेस पार्टी ने उनको आदिवासी समझ के ही मुख्यमंत्री बनाया था। ये तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने जब छानबीन करके उनके मामले में उजागर किए तब ये मालूम पड़ा कि इनकी जाति को लेके कोई प्रश्न चिन्ह खड़े हो रहे हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी ने खड़ा किया है। पार्टी है, किसी को भी अगर आदिवासी कहने पर टिकट दे देगी क्या? ये आदिवासी कहने पर मान जाएगी क्या? पार्टी का लेना दे, ये भी बता देंगे। नहीं आ रहे रजेश जी, आ रहे हैं राष्ट्रीय अनुराग जी, वर्ल्यानी जी से मेरा प्रश्न है, मैं थोड़ा ये बता दें तिथि कब मालूम पड़ा कि असली आदिवासी नहीं है करके। नहीं आ रहे रजेश जी, आ रहे रजेश जी आपके सवाल को पूरा मंच मिलेगा। रमेश वर्ल्यानी जी अपनी बातों को कह ले पूरा। जी वर्ल्यानी साहब। नहीं पूरा सुन तो लीजिए। हाँ, मैं तो सुन, सवाल वो आदिवासी हैं कि नहीं है, ये कोर्ट का विषय है। विवाद भारतीय जनता पार्टी ने खड़ा किया है, हम लोग तो कुछ बोल नहीं रहे उस बारे में। तो कोर्ट तय करेगी ना कि जाति का मामला क्या है, उसमें कांग्रेस पार्टी कहां से इसमें। नहीं, मैं बताता हूँ ना सर, कांग्रेस पार्टी कैसी आई। जेसीसी कह रही है कि आपके अंतर्गत प्रशासन और प्रशासनिक दायरों का इस्तेमाल करते हुए आप रोक रहे हैं कैंडिडेट खड़ा करने से। नहीं अनुराग जी, प्रशासन से या कोर्ट कचहरी के मामले में प्रशासन जाने और कोर्ट जाने, कांग्रेस पार्टी कहां पिक्चर में आती है। और एक बात बता दूं कि मरवाही सीट कांग्रेस पार्टी की परंपरागत सीट है और जोगी जी कांग्रेस पार्टी के चुनाव चिन्ह से ही लड़ते आए हैं। जोगी जी की पहचान ही कांग्रेस पार्टी से बनी है। ये परिवार की सीट कब से हो गई, ये बड़ा आश्चर्य है। इतिहास इस बात का गवाह है कि कांग्रेस पार्टी ने जोगी जी को हैसियत दी, कांग्रेस पार्टी ने प्रत्याशी बनाया, वो जीत हासिल करते आए हैं। तो ये मूल रूप से कांग्रेस की परंपरागत सीट है और भूपेश बघेल जी के कामकाज के आधार पर ये सीट कांग्रेस पार्टी में वापस आने वाली है। रजनी जी, आप सवाल पूछ रहे थे। हाँ, सारे जोगी कांग्रेस के कार्यकर्ता कांग्रेस पार्टी में शामिल हो चुके हैं, मूल पार्टी में। बहुत संक्षेप में सर। अनुराग जी, मैं वर्ल्यानी जी से यही जानना चाह रहा था कि जो अद्भुत ज्ञान इनको अभी प्राप्त हुआ, जो इनको ज्ञान मिला कि अजीत जोगी जी आदिवासी नहीं है, वो उसका तारीख कब, किस सन में मिला? 1986 से 2018 तक लगभग 32-34 साल उनको तो पता ही नहीं था कि आदिवासी हैं। तो वो तो कह रहे हैं कि आप लोगों ने अपोज किया तो जाकर पता चला कि आदिवासी हैं या नहीं है। अनुराग जी, मैं वही पूछ रहा था कि इनको जो दिव्य ज्ञान मिला वो कब मिला इनको दिव्य ज्ञान? क्योंकि 2000 से लेकर 2018 तक इन्हीं के टिकट पे लड़े। अमित जोगी जी को 13 में कांग्रेस ने टिकट दिया। शहडोल सीट से जो अनुसूचित जनजाति के लिए है इन्हीं ने टिकट दिया, रायगढ़ से इन्हीं ने टिकट दिया, आदिवासी मुख्यमंत्री का ढिंढोरा इन्हीं ने पीटा। तो जो दिव्य ज्ञान है भारतीय जनता पार्टी के कहने के बाद माननीय नंद कुमार साय जी ने 5-6 में वो अपना इलेक्शन पिटीशन किया था, तो 5-6 के बाद इन्होंने क्या कार्रवाई किया? जब वो नकली आदिवासी थे तो उनको 8 में क्यों टिकट दिए, 13 में क्यों टिकट दिए? इनका दिव्य ज्ञान 2018 के बाद कैसे? वर्ल्यानी साहब 10 सेकंड में जवाब दीजिए, फिर मैं शिवराज जी के पास जाऊंगा। 10 सेकंड में जवाब। लोकतंत्र की हत्या करके ये सिर्फ और सिर्फ लोकतंत्र की अनुराग जी, भारतीय जनता अनुराग जी, इनके ऐसे ये सवाल रजनी जी से पूछिए कि वो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है कि अजीत जोगी जी के प्रवक्ता है।
अनुराग जी, हाँ। रजनीश सिंह जी से पूछिए कि वो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है कि जोगी कांग्रेस के प्रवक्ता है। वो तो अपने आप को लेकिन डिफेंड कर रहे हैं ना। आप ये मान लीजिए कि आप भारतीय जनता पार्टी के प्रश्न चिन्ह खड़ा किया है। नेता, मैं भारतीय जाति में जनता पार्टी आपने प्रश्न चिन्ह खड़ा किया, हमने थोड़ी किया है। वरन्यानी जी, मैं भारतीय आपने जनता प्रश्न चिन्ह खड़ा पार्टी, किया लेकिन है, कांग्रेस पार्टी ने नहीं खड़ा किया। लोकतंत्र की हत्या करेंगे, दुमुही नीति बहुत आखिर में अपना दोहरा चरित्र आप तो बात ऐसी कर रहे हैं। क्या ये आरोप जाति और विकास का घालमेल होने वाला है? विकास की तो खैर बातें ही होती हैं, लेकिन ये क्या इन तमाम चीजों का घालमेल होने वाला है उपचुनाव? और हर राजनीतिक पार्टी इसी पर जोर देती हुई नजर आएगी। शिव अनुराग पटेरिया जी, छोटा कार्य करता हूँ। देखिए, निश्चित तौर पर चुनाव के मौके पर ऐसी सारी चीजें खड़ी होती हैं और जब आप सत्ता में होते हैं तो अपनी सुविधा के गणित तलाशने लगते हैं। और अगर चुनाव के मौके पर जाति का मुद्दा खड़ा किया है तो निश्चित तौर पर एक आक्षेप तो लग ही सकता है। लेकिन अजीत जोगी के खिलाफ ये मामला लगातार चलता रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने 2004-05 के आसपास उठाया था, उनके सत्ता में होने की बात कही जा रही थी। और सबसे बड़ी बात है कि इन सारे चीजों को लगातार राजनीतिक कारणों से आगे पीछे किया जाता रहा, जबकि छोटे मामलों में तत्काल फैसले आ जाते हैं। तो मुझे लगता है चुनावी अजीत जोगी खुद इन बातों को कहते थे कि सुप्रीम कोर्ट में अगर राम मंदिर के अलावा जो सबसे ज्यादा कोर्ट में मामला खिंचा है वो उनकी जाति का ही है, लिहाजा इस बार इसको लेकर कितनी राजनीति होती है और राजनीति के बाद किस राजनीतिक पार्टी का भला हो पाता है, ये देखने वाली बात है। बहरहाल बहुत शुक्रिया। चुनाव मुद्दे पर ही होने चाहिए, वो मुद्दे मरवाही की जनता को कितने मिल पाते हैं देखना बेहद दिलचस्प है। रमेश बरलियानी जी आपका बहुत शुक्रिया, रजनीश सिंह जी, राहिल जी और शिव अनुराग पटेरिया जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के उस पार भी न्यूज़ स्टेट पर खबरें लगातार जारी हैं।